नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज अपनी क्लास है सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड क्लास है इंडिया पॉलिटिकल की, भारत का संविधान की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, अनुसूचियाँ पढ़ी, ठीक है। उनके ओवरव्यू पढ़ा, कैसे बना, किसने मांग की थी, क्या कुछ किया था, उसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया था। और ये क्लास है सेकंड क्लास है, इसके बारे में प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, कौन सा शब्द बनाया गया था, किस शब्द से क्या शब्द जोड़ा गया है, ये बात करेंगे। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमसे नए जुड़े हों, पहली बार देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना काम आपको करना है, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अभी बता रहा हूँ, मैं आपको इंडिया पॉलिटिकल जस्ट इस मंथ में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इसी मंथ के अंदर आपको इंडिया पॉलिटिकल मास्टर क्लास, समझते हो, मास्टर क्लास मतलब ऑल एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। ऐसा प्रॉपर नहीं है कि आप पटवारी के लिए पढ़ो, कांस्टेबल को पढ़ो, रीट के लिए पढ़ो, एलडीसी के लिए पढ़ो। अगर आप ये पॉलिटिकल जो मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप सुनते हो, अच्छी तरह सुनते हो, तो आपके आराम से याद हो जाएगा। क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरी 100% गारंटी है, इसी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा थ्योरेटिकल डाटा उठाया है, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल डाटा उठाया है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ऊपर का हल्का मैटर उठा लिया, इसमें नॉर्मल है, इसमें एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जितना हो सका मैंने पूरा डाटा उठाया है, ठीक है। पहले अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को आपको रीडिंग करवा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी करवा देता हूँ एक दिन में मैटर, काफ़ी मतलब 40-50 मिनट की क्लास होती है, काफ़ी मैटर क्लास थोड़ी लंबी चलती है, और मैटर अच्छा करवाता हूँ, वो एकदम सफिशेंट करवाता हूँ, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। आज करते हैं बात नहीं, अपनी प्रस्तावना की बात करते हैं, ठीक है। आज क्या बात करते हैं, आज अपने करते हैं प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना के बारे में देखते हैं, प्रस्तावना क्या है मैंने बता दिया था, ठीक है। और प्रस्तावना को आज पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रस्तावना में क्या कुछ लिखा गया है। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग, अर्थात संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। अगली क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, यह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना है। भारत को क्या करना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाना है, ठीक है। ये प्रस्ताव अपने लिखा गया है। इसमें 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय कितने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें 3 न्याय ऐड किए गए हैं। आगे है विचार, आगे है स्वतंत्रता, ठीक है। आगे है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता की कौन सी है, ये है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब आगे समता, बात करते हैं अपने समता की, बात करते हैं। यह प्रतिष्ठा व अवसर की समता है। प्रस्तावना में क्या है, समता किसकी है, प्रतिष्ठा की है और अवसर की है। आगे है बंधुता, ठीक है, बंधुता। आगे करते हैं अपनी बंधुता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। बंधुता व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। बंधुता क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये बंधुता है। ये कब बनाया गया था, कब तैयार की गई थी और कब लागू की गई थी, ठीक है, और कब बन के एकदम प्रॉपर तैयार की थी। ये डेट आप मेरे बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जो ये डेट लिखी है, किस प्रकार कैसे बताई गई थी, कैसे लिखा गया था, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाती है, ठीक है। और जो न्याय है वो पूछ जाते हैं, स्वतंत्रता वो पूछ जाती है, समता है। ये हर एग्जाम में, अगर पॉलिटिकल का पूरा सिलेबस है तो हर एग्जाम में 1% जरूर आएगा प्रस्तावना में से, पक्का है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवति 2006 विक्रमी अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। ये डेट आपको प्रॉपर मिल जाएगी, इस
प्रस्तावना से एक प्रश्न पक्का हो जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल 7वीं सम्मति 2006 विक्रमी अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन और करवा देता हूँ। ठीक है, आप आराम से सुनना। हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करना, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाना, न्याय कौन से है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है। अब कौन सी आ गई? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की है। अब आगे अपना बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये है अपनी प्रस्तावना। ये क्या है? ये अपनी है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में मैंने काफ़ी अध्ययन किया। ठीक है, और काफ़ी एक एक शब्द है वो किस प्रकार से लिए गए हैं उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको करवाया गया है। ठीक है, आप आराम से देखना। ठीक है, कैसे बनाया, किस से सहयोग से बना, किस प्रकार से उसको लागू किया गया। ठीक है, कब बनना स्टार्ट हुआ था और कब तक बना था और कब कौन सा स्टेट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपनी प्रस्तावना के बारे में। अगर आप मेरी बात आराम से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे एक बार भी, तो आपको ये प्रस्तावना आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब क्या है, कैसे लिया गया था, कब बनाया गया था, कब जोड़ा गया था, ये सारी डिटेल है मैंने थ्योरेटिकल आपको आराम से करवा दी है और करवा रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी। इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी तथा पाकिस्तान 1956 तक अधिराज्य रहा था। पाकिस्तान अपना राज्य कब रहा था? 1947 तक संचालित होती थी और अपना राज्य कब रहा था? 1947, और पाकिस्तान 1956 तक अधिराज्य रहा था। ठीक है, 1956 तक अधिराज्य रहा था। कौन? पाकिस्तान रहा था। अब बात करते हैं आगे देखते हैं। आगे है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आज भी अधिराज्य है। कौन कौन से हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आज भी अधिराज्य हैं, यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र था। संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र था। ठीक है, बाह्य सत्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करता हो, मतलब बाह्य सत्ता से निर्देश नहीं प्राप्त करता हो, अर्थात जो राष्ट्र जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो, जो राष्ट्र जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो। ठीक है, अब करते हैं आगे। यद्यपि वर्तमान में भी हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्णय को मानते हैं तथा अन्य देशों का राजनीतिक दबाव भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता सीमित नहीं होती है, क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से ले रखी है। क्या कर रखा है हमने इन संगठनों की सदस्यता अपनी स्वेच्छा से ले रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी हम
राष्ट्रीय हितों के ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं। अब करते हैं अपने समाजवाद। ठीक है, अब अपने करते हैं समाजवाद। ठीक है, अब समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद देखते हैं समाजवाद क्या है। ये है अपना समाजवाद। भारत साम्यवादी देश नहीं है। भारत क्या है, साम्यवादी देश नहीं है। यह हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। यह हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। यह क्या करता है, हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। समाजवाद क्या है, भारत साम्यवादी देश नहीं है। हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। यह लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्ष को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है। क्या किया गया है, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है। इसलिए भारत में पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्म का राजनीति से पृथक नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, धर्म का राजनीति से पृथक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि सर्व धर्म समभाव। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सर्व धर्म समभाव। इसलिए राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण देता है, धार्मिक पहचान को मान्यता देता है। इसी आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी देता है, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता है। ठीक है, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता है, धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है। धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है, धार्मिक कार्यों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाता है। सभी धर्मों के लिए अलग नागरिक संहिता है और धार्मिक संस्थाओं को करों में छूट दी जाती है। ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है, सभी धर्मों को, सभी समानताओं को, बहुधार्मिकों को अलग अलग तरह से बांटा गया है। जो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म का पालन करता है, वो उस धर्म में जा सकता है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, मुन्नी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई दबाव नहीं है। सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए हैं, सभी को सब्सिडी उपलब्ध करा दी गई है, सभी को नागरिक संहिता है और सभी के धर्मों में धार्मिक संस्थाओं, जितनी भी धार्मिक संस्था है, कोई व्यक्ति अपनी धर्म के बारे में कोई भी धार्मिक संस्था खोल सकता है, उसके करों में भी छूट दी गई है। कोई किसी पे दबाव नहीं है कि आपको इस धर्म को अपनाना है, आपको इस धर्म में रहना है। बंदा नागरिक मतलब खुद की उसके पास इतनी पावर है कि अपने धर्म को खुद संचालित कर सकता है और अपने धर्म का संस्थान खोल सकता है, उसके करों में भी अपनी छूट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अतः, ठीक है, आगे देखते हैं। अतः भारत में धर्म को शासन व्यवस्था से पृथक नहीं किया गया है, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है। भारत में सभी धर्मों को शासन व्यवस्था से पृथक नहीं किया गया है, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया है। किसी भी धर्म के अंदर अपने, इसकी मेन अर्थ क्या है, किसी भी धर्म के अंदर अपने भेदभाव नहीं किया गया है, अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सभी का संरक्षण क्या है, समान है। ठीक है, सभी को अपना सकते हैं। अब क्या आ गया, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र है अपना दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो, यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से लिए जाते हैं। इस तरह का लोकतंत्र केवल छोटे देशों में संभव हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्न प्रकार से है, जनमत संग्रह। ठीक है, ये क्या है, जनमत संग्रह। छोटी सी बात है, इसमें क्या कंसेप्ट बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जनता के शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति के लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या सभी इस तरह के लोकतंत्र केवल छोटे देशों में संभव हो सकता है,
ठीक है, इस तरह की केवल क्या है, छोटे देशों में भी संभव हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया संसाधनों, इसमें और बात करते हैं। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है। संसाधन में न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, अर्थात ठीक है, संसाधन में न्यायपूर्ण की वितरण की बात करता है, अर्थात योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण की बात करता है। ठीक है, संसाधनों में न्यायपूर्ण क्या करता है, संसाधनों में न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, अर्थात योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक आंदोलन से बदलाव लाने की बात करता है, यद्यपि निजी संपत्ति को मान्यता देता है, यदि संसाधनों के संकेंद्रण का विरोध करता है। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और गरीबों और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह फेबियन समाजवाद के निकट है। क्या है ये? फेबियन समाजवाद के निकट है। ठीक है, लोकतांत्रिक आंदोलन में से बदलाव लाने की बात करता है। क्या करता है? लोकतांत्रिक आंदोलन से बदलाव लाने की बात करता है। यदि निजी संपत्ति का मान्यता देता है, ये क्या करता है? निजी संपत्ति को मान्यता देता है। यह संसाधनों के संकेंद्रण का विरोध करता है। यह सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, गरीबों और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह फेबियन समाजवाद के निकट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ गया था। ठीक है, और मैंने कंप्यूटर के इसके पॉलिटिकल के काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे, करीबन 1500 क्वेश्चन पॉलिटिकल करवा रखे हैं। आप वो भी आपको पॉलिटिकल के मिल जाएंगे, वहाँ पे जाना, वहाँ पे सारी जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मैंने प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं पॉलिटिकल के। और ये अब यहाँ पे जाता हूँ 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 के अंदर। ठीक है, 1976 में। ठीक है, इसमें क्या गया था? समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आ गया पंथ निरपेक्ष, इसकी बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था, धर्म के आधार पर किसी भी का भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? मैंने उसको क्लास में बताया था, धर्म वंश जाति के आधार पर। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 15। ठीक है, अनुच्छेद है 15 में ये बात लिखी गई है। धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसमें क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है, क्या सभी आगे क्या लिखा है? ये आगे लिखा है सभी लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में है? आपको ये बताना है। ये अपना अनुच्छेद है 19 में लिखा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता पाश्चात्य निरपेक्षता से अलग है, क्योंकि दोनों ही पंथ निरपेक्षताओं का उदय भिन्न परिस्थितियों के व कारणों से हुआ है। पंथ निरपेक्षता पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व प्रबोधन के कारण ही अस्तित्व में आई है। क्या हुआ है? पंथ निरपेक्षता पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व प्रबोधन के आधार पर अस्तित्व में आई है। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे क्या इसमें लिखा है? आगे लिखा है, ये बात किस में चल रही है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चल रही है। ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। लेकिन कौन से देश में है? मैंने बताया था आपको, ये क्या छोटा देश होता है उसमें है, क्योंकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा। कारण क्या है इसके?
कमज़ोर, बुनियादी ढांचा कमज़ोर अर्थात संचार संसाधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, राजनीतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि। कारण क्या है? अगर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है तो कारण क्या है? विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा कमज़ोर, संचार के साधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, राजनीतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि। इसी कारण से अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो संभव नहीं है। अब करते हैं अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है। अब है इसमें, इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। इसमें क्या, इसके तहत शासन में अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप भागीदार होती है। जनता शासन के अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है। इसके रूप अनेक हैं, जैसा कि इसमें क्या गया है, इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसमें अनेक रूप हैं, जैसे कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें क्या क्या कुछ है। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था किसकी है? ब्रिटेन की है। अध्यात्मक शासन व्यवस्था ये है अमेरिका की है। दोहरी नगरपालिका ये फ्रांस की है। बहुल कार्यपालिका ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है। अब करते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये है अपना। ठीक है। अब आगे करते हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी अन्य रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी अन्य रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी अन्य रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? यह संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, ये है अमेरिका से। और एकात्मक शासन व्यवस्था ये है ब्रिटेन से लिया गया है। कौन कौन सी है? संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ये आपके लिए अमेरिका से, ये आपकी ब्रिटेन से है। ठीक है, ब्रिटेन से है। भारत में अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। अब बात करते हैं अपनी गणराज्य की, गणतंत्र या गणराज्य की बात करते हैं। यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशागत न होकर निर्वाचन प्रतिनिधि होता है तो इसके गणतंत्र कहते हैं। उसी क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यद्यपि राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे करते हैं, जिसमें कि शासन की शक्तियाँ भी जनता में निहित होती है। जिसमें कि शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होती है। ठीक है, जनता में निहित होती है। और राष्ट्र की प्रमुख निर्वाचन व्यक्ति है, जिसकी ब्रिटेन, जापान और जैसे देश में भी लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि उनके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वंशानुगत क्या कारण है वहाँ पे नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे वंशानुगत नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अपने सामाजिक न्याय। आज अपनी प्रस्तावना के पूरे में एक एक शब्द है, उसके बारे में अपने डिटेल से जान लेंगे। ठीक है, अब करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कौन से हैं? ठीक है, इस सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण, ठीक है, रहित वातावरण, जैसा कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, विकलांगत से युक्त भेदभाव आदि। सामाजिक न्याय कौन से हैं? सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण। जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी, भारत के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। किस किस में नहीं है? धार्मिक भेदभाव नहीं है, जातिवाद भेदभाव नहीं है, लोकतंत्र भेदभाव नहीं है, भाषाई भेदभाव नहीं है, नस्लीय भेदभाव नहीं है, काले गोरे का भेदभाव नहीं है, विकलांगत से युक्त कोई भेदभाव नहीं है। सारे क्या है? सामाजिक भेदभाव रहित वातावरण है, भारत के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक
वातावरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके। कैसा होना चाहिए? व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब करते अपने आर्थिक न्याय करते हैं। अभी क्या किया था? अपने सामाजिक न्याय किया था, अभी करते अपने आर्थिक न्याय करते हैं। संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और देखते हैं, और है सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। और क्या क्या कंडीशन है अपने आर्थिक में? और आर्थिक में क्या क्या दिया हुआ है? सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए बंधुता, मजदूर व बेगार प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए बंधुता, मजदूर व बेगार प्रथा बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं हमने सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में कौन कौन से हैं वो भी बात कर लेते हैं। सभी लोगों को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। क्या है? सभी लोगों को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। मतदान की उम्र कितनी है और चुनाव की उम्र कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी उम्र है वो मेरे को कमेंट में बताना आप। निरपेक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। निरपेक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। किस में लिखा है ये? राजनीतिक न्याय में लिखा है। सभी लोगों को मतदान में चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और निरपेक्ष पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। अब करते हैं चुनाव। अब इसी में देखते हैं, चुनाव में बहुबल व धनबल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव में क्या होता है? बहुबल, ठीक है, बहुबल व धनबल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी चुनाव से जातिवाद, क्षेत्रवाद व जैसे मुद्दे का उपयोग न हो। इसी तरह से चुनाव में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का उपयोग न हो। ये किस में आता है? सामाजिक न्याय में आता है। ठीक है, ये क्या आता है? सामाजिक न्याय में आता है। अब ये प्रश्न बनता है, एक क्या प्रश्न बनता है? एक ये प्रश्न बनता है। ठीक है, जो भी प्रश्न बने हैं थ्योरेटिकल वो भी मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपके आराम से समझ में आ जाएगा। क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? ये एक बात था, वो मैं आपको कंसेप्ट आराम से, प्रश्न लिखा है उस प्रश्न का आराम से मैंने समझाया गया और आपको बता रहा हूँ। ये कब हुआ था? केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कब दिया गया था? कौन सा बाद हुआ था? केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन से संविधान की बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सा ढांचा? संविधान संशोधन का बुनियादी ढांचा है। जो पहले बुनियादी ढांचा कौन सा है जिससे हम संविधान बनाया गया था, ठीक है, तो वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसा वैसा रहना चाहिए। अब आगे 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 3 जोड़े गए थे। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1976 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन, इसके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये भी एक विवाद हुआ था, वो भी आपको बता देता हूँ। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। यह बेरुवाड़ी बाद 1960। ठीक है, कौन सा है? बेरुवाड़ी बाद 1960। और संविधान संशोधन कौन सा है? केशवानंद भारती बाद 1973 का। यह है केशवानंद भारती बाद 1973। ठीक है, और एक है बेरुवाड़ी बाद 1960 का। उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी बाद हुआ था 1960 में, तब उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक बात और हो गया उसमें, केशवानंद भारती बाद 1973। ये क्या कहता है? ये कहता है उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया।
ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया, यह माना कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। क्या है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है। क्या है? अन्य अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यह न तो संसद को किसी भी तरह से शक्ति प्रदान करता है या किसी भी तरह से शक्ति प्रदान करता है, न तो यह संसद को किसी तरह की शक्ति प्रदान करता है, और न ही संसदीय शक्तियों का अनुवंश लगाती है। ठीक है, अनुवंश लगाती है। केशवानंद भारती बात 1973 ये कहता है, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट लिया था, और यह मानना कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यह न तो संसद को किसी तरह की शक्ति प्रदान करता है, और न ही संघीय शक्तियों का अंकुश लगाती है। ठीक है, अंकुश लगाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब करके इसके बाद में क्या कर गई, अब कर गई इसमें आलोचना, प्रस्तावना का आलोचना। अब क्या आगे लास्ट में प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना के बारे में जितनी भी मैंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितने भी निर्णय थे, स्वतंत्रता थी, उसके बारे में बता दिया। अब क्या होगी, आलोचना होगी इसकी, प्रस्तावना की। प्रस्तावना एक तरह की नक्ल है। प्रस्तावना क्या है, एक तरह की नक्ल है। ठीक है, क्योंकि इसकी पहली लाइन अमेरिका से ली गई है। क्या है, इसकी पहली लाइन है वो अमेरिका से ली गई है। शेष प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शेष प्रारूप क्या है, शेष प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह सशक्त नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या ये सशक्त नहीं है, क्योंकि यह एक क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या परिवर्तन नहीं किया जा सकता इसमें न्यायालय के द्वारा। अब करते हैं आपके प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष स्पष्ट नहीं है। इसमें क्या है, प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समाजवाद व पंथनिरपेक्ष स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1951 ईस्वी के बाद हम क्रमिक रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तथा हम सभी धर्मों को संरक्षण दे रहे हैं। अब क्या मेन मुद्दा क्या आ गया इसमें मेन मुद्दा ये आ गया कि प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समाजवाद व पंथनिरपेक्ष स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1951 के बाद हम क्रमिक रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सभी धर्मों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, संरक्षण दे रहे हैं। आज के बारे में मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया, छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो मैंने पूरा सॉल्यूशन थ्योरेटिकल के रूप में बताया। आज की क्लास इतनी थी। क्या कुछ समझ में आया आपके, अच्छा लगा? ये पीडीएफ आपको मेंटर स्टडी का टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और मेंटर स्टडी पेज फेसबुक का पेज है वो लाइक कर देना। ठीक है, मेंटर स्टडी नाम से हैं, और सभी के लिंक मैंने डाल दिए गए हैं। पीडीएफ के लिए आप मेंटर स्टडी ज्वाइन करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर वीडियो लाइक करते हो तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है, और मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास के बारे में जस्ट क्लास होती है। ठीक है, लाइव क्लास होती है, और क्लास के बारे में आप जो भी रिव्यू है आप ज़रूर बताया करो, कमेंट में बताया करो क्लास कैसी थी, जो कंसेप्ट करा रहा हूँ आपके आराम से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आज क्लास में आपको बताना है। इसी के साथ जय हिंद।